थोड़ा हम अलग हटते हैं, संपादक संस्था पे हम आते हैं जी। कुछ संपादकों के अपने हरम भी होते हैं, बिल्कुल। ये आपको तो पता होगा सब। अब देखिए, ये बहुत निजी मामला होता है। दिक्कत तब होती है जब उनके हरम से कोई विद्रोहिणी पैदा हो जाए, तब हमारी पत्रकारिता शुरू होती है, तब वहां से भड़ा से काम शुरू होता है। अच्छा। क्योंकि उसने लोहिया जी ने भी कहा, सबने कहा है कि अगर स्त्री पुरुष संबंध, थोड़ा हम उदात्त भाव में कर रहे जी हैं, हाँ। अगर दोनों में सहमति है, चाहे वो लाख कुछ भी हो, किसी जाति की हो, किसी धर्म के हो, किसी वर्ण को हो, किसी रिश्ते में भी हो, कोई कुछ भी लगता हो, अगर उनमें सहमति है तो उसमें किसी तीसरे को आपत्ति नहीं करनी चाहिए। ये एक बहुत प्राकृतिक चीज है। उन्होंने, लोहिया ने कहा है कि नर हाँ। और मादा के बीच तमाम तरह के संबंध जायज हैं, दो चीजों को छोड़कर बलात्कार और वादा खिलाफी। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। विद्रोहिणी जब पैदा होती हैं तो कहानियां और कहानियां बहुत बनी हुई हैं। तमाम ऐसी विद्रोहिणियां पैदा हुई हैं जिन्होंने जो है अपने संपादकों को नंगा किया। बहुत सारे संपादक इस मामले में जेल में भी है। जैसे तहलका वाला पूरा मामला है, उसमें भी उन्हीं के ऑफिस की कर्मचारी थी जिसने आरोप लगाया जो है। और बहुत सारे टेलीविजन के संपादक, एंकर इस पूरे काम में लगे हुए हैं। और इसका दूसरा पक्ष भी है अमरिंदर जी, कि वो लड़कियां जो कैरियरिस्टिक होती हैं, लड़कियां भी देखो दो तरह की होती हैं, जो एक अंदर जिनके अंदर स्वाभिमान है, वैल्यूज है, तो वो ज्यादा सर्वाइव नहीं कर पाती हैं वो आगे। कुछ बड़े चैनलों को छोड़ दीजिए जहां का माहौल प्रोफेशनल होता है, वहां किसी को आप कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि वहां एक सिस्टम है, एचआर का सिस्टम है। जैसे आप बड़े चैनल जो है, आज तक है या एबीपी न्यूज है, यहाँ पे एक सिस्टम बना हुआ है। आप किसी को जबरन जो है अपने बेड पे नहीं ला सकते हो। लेकिन जो छोटे चैनल्स हैं, मिडिल क्लास के जो मध्यम चैनल हैं, वहाँ पे लड़कियों को आगे बढ़ाने का पूरा मामला ही, जैसे बताऊँ आपको, जो सुदर्शन न्यूज है, वहाँ की एक महिला कर्मचारी ने बकायदे पूरा लगातार सीरीज छपा हमारे यहाँ जो है, कि कैसे उसके जो संपादक है चौहानके जी, कैसे कैसे उसको अपने ऑफिस के बेडरूम में ले जाते थे, और क्या क्या उसको पूरा उसका ऑडियो है, वीडियो है, हम लोगों ने चलाया है जो है। अच्छा, एक याद होगा आपको, बहुत बड़ा देश का आज एक बहुत बड़ा चैनल है जिसने अपने एक महिला रिपोर्टर को, शायद वो एंकर भी थी, उसे कहलवाया गया कि तुम अपने एसेट का भरपूर उपयोग करो। उसने बाद में विद्रोह किया और अंत में उसे नौकरी छोड़नी पड़ी, और नौकरी ही नहीं बल्कि उसे दिल्ली शहर छोड़कर जाना पड़ा। आपको याद है? आप इंडिया टीवी की बात कर रहे हैं। अंजू, उस महिला का नाम शर्मा है, जो एंकर हैं, और उन्होंने काफ़ी बहादुर महिला हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ, सल्यूट करता हूँ। और वो बड़ा झेलना पड़ा उनको जो इस के चलते, क्योंकि उनको चैनलों में फिर लिया नहीं गया, और वो कई नए किस्म के प्रयोग करिए, शायद मुंबई में है वो। तो देखिए, मैं कहता हूँ कि इस प्रकृति ने ऐसा कुछ बना रखा है कि अगर गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज उठाने वाले लोग भी हैं। अच्छा यशवंत जी, मीडिया के लिए कहा जाता है कि नौकरी पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन नौकरी को बचाना उससे भी बड़ा काम भी मुश्किल है। कैसे, कुछ बताइए, क्योंकि मैं मीडिया में ज्यादा खुद ज्ञाता है अमरिंदर जी जो है, इसलिए जो है मुझे लगता है कि हमसे बेहतर तो आप बताएंगे, लेकिन चूंकि आप सवाल करने वाले कुर्सी में बैठे हुए हैं, जवाब देने का काम मुझे ही करना है ना, तो मैं, देखिए मेरे पास तो अपना सवाल है नहीं, हमारे जो पाठक जो सवाल भेजते हैं, और कुछ अपना अनुभव जरूर है जो मैंने भोगा है पिछले, ऐसा नहीं कि मीडिया में मैंने कोशिश नहीं की, लेकिन मेरे लिए है कि भाई नहीं मिला तो नहीं मिला। आप बताइए, आप ज्यादा इंटरेक्शन होता है इन लोगों से। अब आप देखिए, जैसे कि न्यूज चैनल्स हैं, 90% न्यूज चैनल्स जो है सरकार के प्रवक्ता हैं, भोंपू हैं, ठीक है ना। किसी की हिम्मत नहीं है जो सरकार की पॉलिसी पे सवाल खड़ा कर दे। मतलब भक्त, उसको बोलते हैं भक्त चैनल्स जो है। भक्त चैनल्स में भी कैटेगरी है, टॉप भक्त चैनल, नंबर 2 भक्त चैनल, नंबर 3 भक्त चैनल, नंबर 4 भक्त चैनल। इसमें सबसे खराब स्थिति जो है एबीपी न्यूज का है, क्योंकि वो भक्त चैनल है कि नहीं है, इस कंफ्यूजन में टीआरपी गिर रही है उसकी। जिसका विजन साफ है भक्ति के मामले, वो टॉप पे चढ़े हुए हैं अभी जो है। तो अब मान लीजिए वहां पे आप चले गए, आपको जॉब मिल गया, आपको दिन भर दिखाना है, आपको दिन भर चीन और पाकिस्तान को परास्त करते रहना है। चीन, पाकिस्तान और मुसलमान, 3 मुद्दे पे आपको दिन भर लिखना है। आपके घर से फोन आ रहा है बिहार से कि नदी में आपका गांव बह रहा है, उस पर आप नहीं कर सकते हो पत्रकारिता, क्योंकि ये डाउन मार्केट है, बाढ़ तो हर साल आती है। तो संपादक लाचार है या बेशर्म है? संपादक तो बेचारा रीढ़विहीन प्राणी है। अच्छा। वो तो दिव्यांग है। अच्छा। जो उसका एक अंग होना चाहिए पत्रकार संपादक कुर्सी पर होने के लिए, वो अंग नहीं है, इसलिए वो दिव्यांग हो गया। वो दिव्यांग एडिटर्स हैं सब जो है, क्योंकि रीढ़ ही नहीं है। तो दिव्यांग एडिटर्स रखे गए हैं। दिक्कत वो जो मालिक हैं वहां के लेवल पे है। अगर अजय शर्मा एक जर्नलिस्ट हुआ करते थे और वो चैनल मालिक हैं, तो उन्हें अगर ये समझ में नहीं आ रहा है कि पत्रकारिता मतलब दोनों पक्ष को दिखाना होता है, पत्रकारिता मतलब सत्ता से ज्यादा विपक्ष की आवाज को मुखर करना होता है, पत्रकारिता मतलब सत्ता की प्रशंसा के बजाय सत्ता की हर नीति के बाल का खाल निकालना होता है, तो उन्हें हम क्या कर सकते हैं?
तो अपराधी तो वो लोग हुए जो मालिक हुए हुए हैं अपराधी असली। हाँ, जैसे अटल जी ने कहा था कि पत्रकार यदि सत्ता के पक्ष में खबर लिखता है तो ये नैतिक अपराध है, अटल जी ने कहा था। बिल्कुल है ना? बिल्कुल। तो संपादक जो है, वो संपादक नामक संस्था जो है, वो तो माफी योग्य हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि हे भगवान वो क्या कर रहे हैं, है ना डायलॉग जो है कि सुकरात ने कहा हाँ, था हाँ, कि उन्हें माफ करिए। हाँ। उन्हें पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, चूंकि वो जानबूझ के दिव्यांग बने हैं, तो इसलिए और माफी के लोग क्योंकि निकाल चुके हैं रीड अपनी जो है। लेकिन अपराधी जो है चैनल के मालिक है, मीडिया हाउस के मालिक है। अच्छा, जब वो और उन्हें चैलेंज देने का काम आप जैसे लोग करेंगे जो डिजिटल जर्नलिस्ट हैं और बहुत तेजी से जो है अपनी क्षमता बढ़ा रहे हैं, क्योंकि डिजिटल जर्नलिज्म में भी वो लोग घुस चुके हैं, लेकिन वो नहीं दिखा पाएंगे जो आप लोग दिखाएंगे। तो वो जो नई पौध है, जो नए किस्म के एंटरप्रेन्योर जो मीडिया में आ रहे हैं, जिन पे कोई दबाव नहीं है, जो बेबाक हैं, जो सरोकार, टेक्नोलॉजी, समझ और समय के साथ चल रहे हैं, तो वो उन्हें बहुत जल्दी उनको जो है कुश्ती में हरा देंगे, जो है उनको धुबिया पछाड़ लगा देंगे जो है। क्योंकि आपका पतन तभी शुरू हो जाता है जिस दिन आप अपने कंटेंट से कंप्रोमाइज करने लगते हैं। जी हाँ जी। यशवंत सिंह का हृदय परिवर्तन कब हुआ कि उन्होंने ये निर्णय लिया कि अब हम नौकरी नहीं करेंगे, या सबने कहा कि नहीं अब आपके लिए नौकरी नहीं है, दरवाजा बंद है? देखिए, इसके दो पर्सपेक्टिव हैं। अगर मैं खुद को बहुत महान बना के कहूँ तो मैं कहूँ कि मैंने फला सन के फला मास के फला दिन मैंने ये शपथ लिया था। लेकिन सच्चाई दूसरी है, मुझे नौकरी किसी ने दी ही नहीं। अच्छा, तो मैं मजबूरी में क्रांतिकारी बन गया। मतलब ये सच्चाई है। मीडिया में यही अक्सर हो रहा है कि जो जिनको नौकरी नहीं मिली वो क्रांतिकारी हो गए। तो प्रकृति का नियम है, जैसे प्रकृति, अब फूलन देवी मान लीजिए एक जैसे एक एपिसोड है, वो जन्मना क्रांतिकारी नहीं थी, बगावती नहीं थी, डकैत नहीं थे जन्मना वो, उन्हें सिस्टम ने मजबूर किया, समाज ने मजबूर किया। पत्रकारों की तुलना आप डकैतों से कर रहे हैं, ये तो अच्छी बात नहीं, डकैत आपके लिहाज से लग रहा होगा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि फूलन देवी अपने सोशल जो कंपोजिशन की रिएक्शन में थी। मैं उनकी गलतियां सेकेंडरी है, पहले तो उनके साथ हुआ क्या। समाज के खिलाफ जो रिवोल्ट फूलन देवी ने किया, काश वैसा विद्रोह और काश वैसी चेतना, आत्मसम्मान पत्रकारों में होती। ठीक बात, कितनी बड़ी बात होती, बड़ी बात है। और मैं इसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि जो पत्रकार संगठन है, ये सबसे घटिया रोल ये प्ले कर रहे हैं, जिनका काम था कि वो किसी भी एक पत्रकार साथी जो मीडिया में मुश्किल में है, उसे कुछ भी हैरेसमेंट हो रहा है, तुरंत उसका संज्ञान लेके एकदम से लड़ जाए, उस मीडिया हाउस के खिलाफ लड़ जाए, सिस्टम पर लड़ जाए, पीसीआई चले जाए, प्रेस काउंसिल, कहीं कोई नहीं। सारे पत्रकार संगठन दलाल, भ्रष्टाचारी, लाइजनर, ताश की पत्तियां फेंट रहे हैं। नहीं, वो भी अपना कार्ड बांट रहे हैं 10,000 रुपया प्रति कार्ड के हिसाब से, जगह जगह रख रहे हैं कि वो महाभारत में जैसे चीर हरण हो रहा है, लोग अपना अपना जो है ना, हाँ, वैसे ही चीर हरण होता जा रहा है और लोग अपना अपना जो है ना। तो मुझे तो कई बार ताज्जुब होता है कि जो पत्रकार संगठनों को करना चाहिए काम वो भड़ास कर रहा है। ये बताइए कि पत्रकारों का पद बेचा जाता है, क्या इस तरह कुछ है कि आपको गाजियाबाद और फरीदाबाद का कुछ रेट अलग हो? बिल्कुल है। और मैं तो मानता हूं कि जो अखबारों के गाजीपुर और बलिया का अलग हो, चैनलों के जो ब्यूरो चीफ हैं जिले में, वो अपने को कप्तान, डीएम, जिला जज और इसके इक्वल मानते हैं। अच्छा। और वो जर्नलिस्ट अपने मैनेजमेंट के लिए जितना भी रेवेन्यू फ्रेंडली होता है, ध्यान रखिए, रेवेन्यू फ्रेंडली, हाँ, रेवेन्यू फ्रेंडली कितना है, और वो जो उस जिले का रिकॉर्ड रहा है विज्ञापन देने का, उससे कितना आगे बढ़ा चुका है वो, तो फिर उसे तरक्की दी जाती है। और उसका स्वभाव कितना विनम्र है, लड़ता भिड़ता ना हो, लाइजनिंग कर लेता हो अच्छे से, तुरंत पीआर बना लेता हो। हाँ, तो वो एक कॉर्पोरेट भाषा है वो, कि मतलब वो बहुत ही अच्छा मल्टीटास्कर है। मल्टीटास्कर शब्द यूज किया जाता है कि वो आदमी कंटेंट का भी है, वो आदमी डील भी कर लेता है, वो आदमी रेवेन्यू भी बढ़ा लेता है। तो ऐसे लोगों को मीडिया संस्थान प्रमोट करते हैं, उन्हें फिर बेहतर बड़े एरियाज में भेजते हैं। नोएडा है आपका, जो है गाजियाबाद है, तो यहाँ बहुत सारे यूपी के जिलों में ब्यूरो चीफ रखने का जो पूरा मामला है, उसमें सिर्फ एक ही मछली की आंख है, वो है रेवेन्यू। रेवेन्यू जो जितना ज़्यादा देगा उतना उसको प्रमोट किया जाता है, और वो संस्थान को कमाई कराता है और खुद भी कमाई करता है। ऐसा क्यों है कि जिस जर्नलिस्ट को संस्थान को पैसा देना चाहिए सैलरी के बतौर, न्यूज चैनल की बात कर रहा हूं मैं, अखबार की नहीं, वो बंदा खुद ही पैसे देकर खरीदता है माइक आईडी। मतलब ये बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन ये है, सच है कि जिले जिले में न्यूज चैनलों, जो छोटे न्यूज चैनल्स हैं, मध्यम मझोले न्यूज चैनल्स हैं, अब तो मैं कहूँ कि आज तक जैसे चैनल भी अपने स्टिंगर तो कुछ नहीं देते हैं, क्योंकि ANI के जरिए वो सारी फीड लेते हैं। स्टिंगर उनके नाम के हैं, केवल माइक आईडी है उनके पास आज तक की। सारे बड़े चैनलों ने भी जो है सैलरी देना बंद कर दिया है। बहुत होगा मंडल मुख्यालय में कोई एक होगा जो है, या स्टेट लेवल पे कोई 2-4 लोग होंगे जो है। तो ये मतलब अद्भुत चीज है कि आप किसी को अपॉइंट करते हो सैलरी देने के बजाय उससे पैसे लेते हो आप।
मतलब एक तरह से आप जो है पत्रकारिता का सौदा करते हो, उसको माइक आईडी देते हो, उसको पूरी किट देते हो और उससे पैसे लेते हो आप। अब आपने क्या करने के लिए छोड़ दिया उसको? आप उससे उगाही करवाओगे, आप जो है वो कहाँ उगाही करेगा? जितने अवैध खनन हो रहे होंगे तुरंत वहां पे बाइक आईडी लेके पहुंच जाएगा। आप देखिए क्यों ऐसा होता है कि टीवी पत्रकारों की लड़ाई सबसे पहले जिले में अवैध खनन वालों से होती है। और मेरे पास 90% खबरें अवैध खनन हुआ तो उसने पीट दिया इनको, या इन्होंने उसका वीडियो बना लिया था, या फिर कैसे जब कुछ रायता फैलता है या निपटा भी दिया। जब रायता फैल जाता है या तो डील हो जाती है, हाँ। डील नहीं होती तो रायता फैलता है। हाँ। जब रायता फैलेगा तो भड़ास के पास खबर आती है। तो मैं देखता हूं कि 90% झगड़े जिलों में अवैध खनन को लेकर होता है। अच्छा। अवैध खनन एक ऐसा इलाका है जिसका कोई नियम कानून नहीं है। सरकार चाहे जोर है, जम के बालू खनन होता है, जम के पत्थर खनन होता है और उससे बहुत अकूत पैसा मिलता है। देखिए बिहार में डीजीपी ने एक पत्रकार को रात में अवैध खनन का मामला था, क्योंकि वो चैनल भी छोटा सा है, पत्रकार भी नया है, तो उसको उस खनन में हिस्सा नहीं मिल रहा होगा। तो उसने भी एकदम स्टिंग पत्रकारिता जाग गई उसकी जो है, तो सीधे डीजीपी को फोन कर दिया। मेरा मानना है कि हमने जब जिले में लोगों को बेचना शुरू किया, जब माइक आईडी, तो हमने यहीं से गड़बड़ शुरू कर दी। अब कहा कि तुम कमाओ, वो कमाएगा कहां? जैसे थानों का क्या होता है, थानों का फिक्स होता है, तो पत्रकारों के फिक्सिंग में थाना भी होता है। वो थाने से भी कहता है कि तुम भी हमको महीना दो ताकि तुम्हारा जो ये सब फिक्सिंग है उसके बारे में हम खबर ना दिखा सके। अच्छा। तो एक फिक्सर, एक सुपर फिक्सर। तो आप इसको थोड़े बड़े लेवल पे ले जाइए, जो है कि इस डेमोक्रेसी में जो संस्थाएं बनाई गई थी जनता के भले के लिए, जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो कैसे करप्ट होती चली गई, और एंटी पीपल, जन विरोधी, जिनका काम जनता के भले के लिए था। अब से थाने का काम था कि जनता को न्याय दिलाना, सुरक्षा देना, अपराधियों को पकड़ना। अब थाना ही जो है चोरों की संख्या रखता है अपने, कितने चोर हमारे यहाँ ऑफिशियली हैं, वो चोरी करके लाए तो हिस्सा दें, और कितने अवैध खनन हो रहे हैं, कहाँ कहाँ अवैध दुकानें चलवाई जा रही हैं, कहाँ कहाँ सट्टा हो रहा है, कहाँ कहाँ जुआ हो रहा है। कहीं पे कोई चीज किसी चोरी होती है तो वहां के स्थानीय पत्रकारों को कहा जाता है कि यार देखो कुछ करवा दो। बिल्कुल, वो उनके संज्ञान में होता है, उन्हें हिस्सा मिलता है छोटा सा। अच्छा, जो फिक्सर और सुपर फिक्सर की आपने बात की, ऐसा होता है कि वो इतना कमाई कर लेता है कि वो अपना चैनल चलाने लगे, छोटे लेवल पे अपना चैनल चलाने लगे। अब देखिए, अब ने इसमें अमरेंद्र जी बड़ी होड़ हो चुकी है। अब पहले तो न्यूज चैनल जो है 5-10 हुआ करते थे, उसमें आराम से एकमोडेट हो जाते थे। अब तो चूंकि यूट्यूब चैनल की माइक आईडी लेकर भी लोग कूद पड़े हैं मैदान में, और वो नाम भी बड़ा मिलता जुलता होता है कि 24 आज तक रख दिया, या न्यूज 26 लिख दिया, कुछ भी मतलब कर दिया होता है। अब अगर पत्रकारों की संख्या किसी जिले में 100-150 हो जाए, 200 हो जाए, तो उसे कोई कितना, मान लीजिए कोई सट्टा चलवा रहा होगा, उसे कमाई होगी महीने की जो है 2 लाख रुपए की, मान लीजिए, तो इन लोगों का देगा कि खुद रखेगा? वो खुद रखेगा। हाँ। तो अब एक बड़ी दिक्कत जो है उन संख्या पे भी हो गई है। और इससे फायदा भी क्या है? फायदा ये है कि उसमें मारकाट होगी हिस्सेदारी के लिए, लूट मचेगी, किसी को नहीं मिलेगा, किसी को मिलेगा, जिसको नहीं मिलेगा वो बगावती होगा तो पूरे फिक्सिंग की खबर बाहर आएगी, फिर भड़ास चलता रहेगा इससे जो है। अच्छा, जमीनी लेवल पर जो दुख दर्द होता है वो आपके पास आता है, कुछ उसके बारे में बताइए कि जो पत्रकार कहता है सर देखिए मेरे साथ तो ऐसा जुल्म हो गया, मुझे पैसा लोग भेजते हैं, लोग खुद मेल करते हैं। जो पीड़ित होगा उसके लिए पहला प्लेटफॉर्म जो है, मुझे ताज्जुब भी होता है कि कोई अफसर अगर मीडिया से पीड़ित है, कोई बिजनेसमैन पीड़ित है, कोई मतलब मैंने देखा कि ऐसे लोग जो जिन्हें भड़ास नहीं मालूम होगा, लेकिन जब मीडिया से पीड़ित होते हैं तो उन्हें पता नहीं कौन बता देता है कि आप भड़ास के पास जाओ, भड़ास को भेजो, वहां पे पूरी कहानी छप सकती है। और मीडिया से पीड़ित लोगों के लिए न्याय का मंच वही है। और ये होता भी है कि हम लोग यहाँ जब खबरें पब्लिश होती हैं तो इसको तुरंत नोटिस दिया जाता है, और कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे यहाँ खबर छपती है, और अक्सर ऐसा होता है, और छपी नहीं कि उधर से फोन आना शुरू हो जाता है कि अरे आपने क्या छाप दिया। इसके चलते बहुत सारी दिक्कतें भी आती हैं हम लोगों को लीगल नोटिस और मुकदमे भारी संख्या में झेलने पड़ते हैं। हम लोगों को जो है दर्जनों मुकदमे हम लोगों को झेलने पड़ते हैं इसीलिए, क्योंकि अभी भी मतलब इतना सब कुछ डिजिटल जर्नलिज्म है, सोशल मीडिया है, लेकिन अभी भी कोई मीडिया वाला ये नहीं मतलब ये नहीं महसूस कर पाता है कि उसकी भी खबर लेने वाला कोई है। उसे लगता है कि मैं ही तो किंग हूं, मैं ही सभी खबर लेता हूं, मेरी खबर कौन ले रहा है। अच्छा, एक बड़ा रोचक प्रसंग है कि किसी भी बड़े टीवी चैनल्स के साथ हो क्या रहा है कि वो सुबह में पंडित जी आएंगे, कहेंगे आपका दिन कैसा रहेगा, दिन भर खबरें बेची जाती हैं, कौन वो आ रहा है, खली आ रहा है, दिन भर वो खली को चलाएंगे, टीआरपी का मामला है। शाम हुई तो अपना वो प्राइम टाइम चला दिया। फिर क्या होगा कि वो अपराध ये क्या कहा, हाँ ऐसे हो रहा है, बच के रहिए, आपके बगल में घटना हो रही है, असावधान हो जाएंगे तो आपके साथ दुर्घटना होती है।
उसके बाद चैनल का सौंदर्य पक्ष शुरू होता है, वो ताकत की गोलियां बेचना शुरू करेंगे और इसी बीच वो सांप वगैरह नचा चुके होते हैं, मदारीगिरी का भालू भी नचा लेंगे, सांप भी नचा लेंगे। और फिर उसके बाद में होता क्या है कि वो रात में वो ताकत की गोलियां और जापानी तेल और तमाम तरह की चीज़ें बिकने लगती हैं, जुआ भी खेला जाने लगता है, वो अपना कैसीनो वगैरह का दिखाते हैं। ये कहाँ, ये नैतिकता की जहाँ तक बात आती है, आपको पता है कि इस तरह का चीज़ें जो लाइसेंस जो मिलता है चैनल्स को, ये सारी चीज़ें दिखाने के लिए मना होता है। ठीक बात। तो जब क्यों नहीं चैनलों के लाइसेंस रद्द करने के लिए सरकार कुछ सोचती है? कुछ मुझे लगता है धरती वीरों से खाली नहीं है, कुछ ऐसे वीर निकलेंगे जो इन मीडिया हाउसों के खिलाफ लगातार करेंगे, लेकिन उसमें सरकार का भी तो स्वार्थ है। मीडिया अगर ऐसी चीज़ों में भटकी रहे तो सरकार अपनी आलोचना से बच जाती है। जब मीडिया अपनी पत्रकारिता करने लगेगी तो सरकार घेरे में सवाल भी आ जाएगी, तो सरकार भी चाहती है कि तुम सवाल मत करो, तुम इसी सब में फंसे रहो। मंदिर का भूमि पूजन के लिए, मंदिर के भूमि पूजन के लिए भरतकूप से पानी और माटी लाया जाए, लेकिन भरतकूप के ईंट भट्ठों में और खदानों में आदिवासी लड़कियों के साथ बलात्कार की घटना हुई, दुष्कर्म की घटना हुई, मानवाधिकार आयोग की टीम चली गई, लेकिन अब चैनल में कहीं इस भरतकूप की चर्चा नहीं है। ठीक है। तो अभी बात हो रही थी भड़ास फॉर मीडिया के संस्थापक, संचालक और संपादक यशवंत सिंह से, जिन्हें भड़ासी बाबा भी कहा जाता है। इन्होंने मीडिया के अंदर खाने की बात को बिल्कुल सामने बेबाक तरीके से रखा, जिसके लिए यशवंत जी जाने जाते हैं। यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अच्छा लगा तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, और बहुत अच्छा लगा तो इसे अपने मित्रों को भी इसे शेयर कीजिए, और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले हफ्ते फिर हम मिलेंगे ऐसे ही किसी शख्सियत से जिनकी मीडिया के वो बहुत अच्छे जानकार हैं और मीडिया के अंदर खाने की बात को आपके सामने रखेंगे।